नमस्ते बच्चों। आज हम मूलभूत अवधारणा तीसरा लेसन जो है समाजशास्त्र का मूलभूत अवधारणाएं, उसके अंतर्गत संस्था, समिति, संगठन, मूल्य एवं मानदंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है संस्था। संस्था मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में समाज द्वारा स्वीकृत नियमों एवं कार्य प्रणाली के संगठित व्यवस्था है। यानी कि संस्थाएं समाज के द्वारा बनाई जाती है और उसके अंतर्गत नियम और कार्य प्रणालियाँ होती हैं। संस्था की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि संस्था की विशेषताएं क्या होती है। पहला है सुपरिभाषित उद्देश्य, यानी कि संस्थाएं किसी उद्देश्य को लेकर के बनाई जाती है। फिर स्थायित्व, संस्थाएं जो है एक स्थायी रूप से निर्मित होती है। फिर है सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि संस्था के अंदर संस्कृति से जुड़ी हुई सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, संस्कृति से जुड़ी हुई परंपराओं का इसमें प्रयोग होता है। फिर है प्रतीक, यानी कि संस्था का कोई न कोई प्रतीक होता है। और पांचवा है परंपरा, यानी कि संस्था जो है समाज से जुड़े हुई परंपराओं से निर्मित होती है। फिर अगला है संस्थाओं के प्रकार। संस्थाओं के को प्रमुखतः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहला है सामाजिक संस्थाएं, दूसरा है आर्थिक संस्थाएं, तीसरा है राजनीतिक संस्थाएं, फिर चौथा है धार्मिक संस्थाएं, पांचवा है शैक्षणिक संस्थाएं और छठा है मनोरंजनात्मक संस्थाएं। यानी कि इतने प्रकार की संस्थाएं होती है। पहले समाज से जुड़ी हुई जो संस्थाएं होती है सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। आर्थिक संस्थाएं यानी कि मनुष्य की आर्थिक स्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति के लिए बनाई गई संस्थाएं जो आर्थिक संस्थाएं कहलाती हैं। फिर है राजनीतिक संस्थाएं, राजनीति से जुड़ी हुई जो संस्थाएं होती है उन्हें राजनीतिक कहा जाता है। धर्म से जुड़ी हुई जो संस्थाएं होती है धार्मिक कहा जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाओं को शैक्षणिक कहा जाता है। और मनोरंजन से यानी कि व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए जो संस्थाएं स्थापित की जाती है उसे मनोरंजनात्मक संस्थाएं कहा जाता है। फिर आगे है संस्था का उद्विकास, यानी कि संस्था का विकास कैसे हुआ। संस्थाएं विचार, वैयक्तिक आदत व सांस्कृतिक आदत अर्थात जन रीति से प्रारंभ होती है। यानी कि संस्थाएं विचार, वैयक्तिक आदत व सामूहिक आदत अर्थात जन रीति से प्रारंभ होती है। यानी कि लोगों की रीति या समाज की रीति के अनुसार उसके आधार पर बनती है। जब जन रीति को समाज मान्यता दे देता है तो वह प्रथा बन जाती है। यानी कि समाज की जो रीति होती है उसको समाज मान्यता दे देता है तो वो क्या बन जाती है, समाज के लिए एक प्रथा बन जाती है। और प्रथा में सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ जाती है। यानी उस प्रथा के साथ में सभी लोगों की कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वो लोकाचार कहलाती है। यानी कि लोकाचार का मतलब सभी लोगों की सहमति के द्वारा जो प्रथा बन जाती है वो लोकाचार कहलाती है। इसके पश्चात व्यवहार में लाए जाने वाले नियमों, निर्धारित कार्यों एवं उपकरणों द्वारा जब लोकाचार निश्चित और विशिष्ट बन जाते हैं तो उसके चारों एक कार्यप्रणाली विकसित हो जाती है। लोकाचारों की यह कार्यप्रणाली संस्था का रूप धारण कर लेती है। यानी कि किसी उपकरणों के द्वारा लोकाचार निश्चित एवं विशिष्ट बन जाते हैं तो उसके चारों कार्यप्रणाली विकसित हो जाती है। यानी कि संस्था के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाने हैं। लोकाचारों की यह कार्यप्रणाली एक संस्था के रूप धारण कर लाती है। यानी लोगों के हितों के लिए जो कार्यप्रणाली बनाई जाती है तो वो कार्यप्रणाली फिर एक संस्था के रूप में बन जाती है। संस्था के उद्विकास को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि इसके विकास को हम इस प्रकार देख सकते हैं। इसमें आता है विचार या अवधारणा, यानी कि संस्था कब बनती है, विचार या किसी आगे के कार्य को लेकर के योजना बनाई जाती है तो उसके लिए संस्था का निर्माण होता है। दूसरा है व्यक्तिगत आदत, तीसरा है समूह की आदत या जनरीति, चौथा है प्रथा, पांचवा है रूढ़ि या लोकाचार, छठा है ढांचा और सातवां होता है संस्था। फिर आगे संस्था के कार्य व महत्व। संस्थाओं के सामाजिक कार्य एवं निम्नलिखित हैं। यानी कि संस्थाओं के कार्य कौन कौन से होते हैं। पहला है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा, यानी कि संस्था के निर्माण के लिए पहले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके कार्यों के लिए दिशा निर्देश के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। फिर है व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाना, यानी संस्था के द्वारा लोगों की परेशानियों को सरल बनाने के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। फिर है व्यवहारों की अनुरूपता, यानी कि लोग एक जैसा व्यवहार बना रहे, यानी कि समाज के अंदर एक जैसा व्यवहार बना रहे उसके लिए भी संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। फिर है व्यवहारों पर नियंत्रण, संस्कृति का वाहक, स्थिति एवं कार्य का निर्धारण,
सामाजिक परिवर्तन में सहायक, यानी कि संस्था के निर्माण से व्यवहारों पर नियंत्रण या संस्कृति का वाहक, यानी कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। फिर स्थिति में कार्य का निर्धारण, यानी कि कार्यों का निर्धारण करने के लिए समाज के अंदर कौन कौन से कार्य कब कब करने के, इसका निर्धारण करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। फिर ये सामाजिक परिवर्तन में सहायक, और संस्थाएं जो होती है समाज के अंदर परिवर्तन लाने का कार्य भी करती हैं। फिर आगे है समिति, ये तो हो गया संस्था के बारे में। आगे है समिति। समिति किसे कहते हैं? समिति का अर्थ, समिति जो है व्यक्तियों का समूह या संकलन है जो किसी विशेष हित या आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। समिति का निर्माण कब होता है? कि लोगों की विशेष हित या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाई जाती है तथा जिसकी अपनी एक कार्य प्रणाली होती है, यानी कि समिति की जो अपनी एक निश्चित कार्य प्रणाली होती है उसके आधार पर समिति अपना कार्य करती है। फिर आगे समिति की विशेषताएं। इसमें पहला है व्यक्तियों का समूह, यानी कि समितियों के निर्माण में व्यक्तियों का एक समूह होता है, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है ना। एक पहला तो होता है व्यक्तियों का समूह, यानी कि समूह में रह करके व्यक्ति अपनी समिति का निर्माण करते हैं। फिर उस समिति का एक निश्चित उद्देश्य होता है, यानी कि किसी कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। विचारपूर्वक स्थापना, यानी कि पहले सोच विचार करके, यानी कि किस कार्य के लिए हमें समिति का गठन करना है। एक निश्चित संगठन, और एक इसका निश्चित संगठन होता है कि उसमें कितने लोगों को सम्मिलित होकर समिति का निर्माण करना है। नियमों पर आधारित, और समिति जो है वो नियमों पर आधारित होती है। ऐच्छिक सदस्यता, यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इसके सदस्य बन सकते हैं। अस्थायी प्रकृति, और इसका जो नियम है वो अस्थायी होते हैं, यानी समय समय के अनुसार इसके नियम बदलते रहते हैं। मूर्त संगठन, यानी कि ये दिखाई देने वाला एक संगठन होता है। औपचारिक संबंध, यानी कि आपसी संबंध जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं। सीमित साधन है साध्य नहीं, और इसके जो साधन है वो सीमित होते हैं। फिर आगे है इसके प्रकार, यानी कि समिति के प्रकार कौन कौन से हैं। निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला हित आर्थिक समितियाँ, यानी कि इस समिति के प्रकार हित आर्थिक समितियाँ, यानी कि लोगों के हितों के लिए या उनकी आर्थिक सहायता के लिए जो समितियाँ बनाई जाती है उसे हित आर्थिक समितियाँ कहते हैं। फिर दूसरा है सांस्कृतिक समितियाँ, यानी कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए या उसमें परिवर्तन लाने के लिए जिन समितियों का निर्माण किया जाता है उन्हें सांस्कृतिक समितियाँ कहते हैं। शैक्षणिक समितियाँ, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए या उसको क्रियान्वयन करने के लिए शैक्षिक समितियाँ बनाई जाती हैं। राजनीतिक समितियाँ, यानी कि राजनीति से संबंधित जो समितियाँ बनी जाती है उन्हें राजनीतिक कहा जाता है। फिर है मनोरंजनात्मक समितियाँ, मनोरंजन के लिए जो समितियाँ बनी जाती है उन्हें मनोरंजनात्मक कहते हैं। फिर है संस्था, समिति और संस्था में अंतर, यानी कि दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो समिति में जो होता है वो होता है व्यक्तियों का संगठित इसमें समूह होता है, यानी कि इसमें संगठित होकर के व्यक्ति अपना समूह बनाते हैं। फिर है इसमें संस्था में होता है कार्य प्रणालियों की व्यवस्था, इसमें कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए एक व्यवस्था होती है। समिति जो होती है मूर्त होती है, यानी कि दिखाई देती है, समिति के सदस्य जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन संस्था के जो होते हैं अमूर्त होते हैं, यानी कि व्यक्ति इसमें यानी कि बिना दिखाए या अपना नाम बताए भी इस संस्था से जुड़ सकता है। ये होती है निर्मित या स्थापित। समिति जो होती है वो क्या होती है, किसी के द्वारा निर्मित या स्थापित की जाती है। संस्था जो है वो जो विकसित होती है, यानी कि लोगों के समूह के द्वारा धीरे धीरे विकसित होती है। समिति अस्थायी होती है और संस्था जो स्थायी होती है, यानी कि समिति तो कभी भी खत्म की जा सकती है, लेकिन संस्था एक बार बनने के बाद वो स्थायी रहती है। इसका एक नाम होता है समिति का, और संस्था का क्या होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है। समिति जो है व्यक्तिगत हित कल्याण के लिए बनाई जाती है, और संस्था जो है सामूहिक हित कल्याण के लिए बनाई जाती है। ये समिति है औपचारिक लिखित नियम, और इसमें होता है अनौपचारिक लिखित नियम होते हैं। फिर नियंत्रण की शक्ति शिथिल होती है, यानी कि इस समिति के अंदर नियंत्रण की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, थोड़ी धीमी गति से होती है, और इसमें संस्था में जो नियंत्रण की शक्ति कठोर होती है। समिति के अंदर विशेष हितों की पूर्ति होती है और संस्था के अंदर सामान्य हितों की पूर्ति होती है। तो फिर है पीढ़ीगत हस्तांतरित नहीं, यानी कि समिति जो होती है पीढ़ीगत हस्तांतरित नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई
पीढ़ी के द्वारा आगे से आगे इसमें क्रियान्वयन नहीं होता है, बल्कि संस्था का जो पीढ़ी द्वारा हस्तांतरित होती है। यानी कि किसी एक परिवार ने किसी संस्था का निर्माण किया है तो उसी के परिवार वाले व्यक्ति उस संस्था को आगे बढ़ाते हैं। समिति के अंदर मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं, यानी कि इसमें लोग जो होते हैं इससे मिले हुए लोग जो होते हैं उस समिति के सदस्य गिने जाते हैं। और संस्था के अंदर मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें एक परिवार के द्वारा निर्मित की गई संस्था होती है, इसीलिए उसमें सदस्य नहीं होते हैं। धन्यवाद। आज